नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की सरकार कई बार ऐसा कर चुकी है कि फैसला लेती है और उसके बाद उस फैसले को वापस लेती है। कोई भी सरकार जब इस तरह से काम करती है तो सवाल उठते हैं कि आखिर इसके कारण क्या है? आज लगभग 12 बजे से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में और आम जनता के ज़हन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि राजस्थान का शिक्षा विभाग एक आदेश निकालता है और 3 घंटे बाद ही उस आदेश को निरस्त करना पड़ता है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुर्खियों में अपने दोनों के बीच हुए विवाद की वजह से रहे। लेकिन इस बार जो मामला है वो काफी चौंकाने वाला है। 40 तबादले हुए प्रिंसिपल्स के, जिसमें से 39 यानी कि सिर्फ एक को निकाल दे तो 39 जो है वो सिर्फ एक जिले से, दौसा जिले से थे। और यही वजह थी कि सभी प्रिंसिपल्स ने डॉक्टर किरोड़ी मीणा को चिट्ठी लिखी कि ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। और उपचुनाव की तारीख से, ऐलान से ठीक पहले 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग ने और तकरीबन 11:30 बजे शिक्षा विभाग के इस फैसले को निरस्त करने के फैसले को लेकर खबर आई। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा विदेश में है, जर्मनी में है। यहाँ राइजिंग राजस्थान समिट जो होने जा रही है दिसंबर में, उसको लेकर तैयारियों में व्यस्त है। तो आखिर डॉक्टर किरोड़ी मीणा और मदन दिलावर की जो आपस की लड़ाई झगड़ा है, उसको सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा क्यों बनाया गया? किसने बनाया? मदन दिलावर ने, शिक्षा सचिव ने, किसकी चूक हुई? और आखिर इस फैसले को निरस्त करने का जो फरमान है वो कहां से आया? बीजेपी ने इस विषय पर मेहमान देने से, यानी अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया, क्योंकि सरकार मुश्किल में, सत्तारूढ़ दल भी मुश्किल में, जवाब क्या दे? पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दौसा जिले से आते हैं। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मुनेश अरोड़ा भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम पौरुष भारद्वाज जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि विपक्ष में हैं और आप विपक्ष के नाते आपको जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही। लेकिन किसी भी सरकार के लिए जब इस तरह का फैसला, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी डबल हो गई है, सत्तारूढ़ दल से प्रवक्ता नहीं है हमारे साथ, तो कोई भी सरकार जब एक फैसला लेती है और उसे 3 घंटे में बदलती है, तो कितनी मुश्किल स्थिति में सरकार अपने आप को पाती है। पौरुष भारद्वाज जी। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे नेता पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जो सरकार है ये जन आकांक्षाओं के विपरीत बनी है। हालांकि जनता ने जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने जो है कांग्रेसी सरकार के शासन के दौरान विपक्ष का रोल प्ले किया, सरकार बनते ही उनको हटा दिया गया और ऐसे ऐसे चेहरे लेके आए गए मुख्यमंत्री जी सहित अन्य पदों पर भी कि जो बिल्कुल जो जिसको कहा जाए कि नए हैं या फिर ना सरकार चलाने का जिनके पास कोई अनुभव नहीं है। उसके बाद से देखिए पहले दिन से ये सरकार जो है ये सर्कस के रूप में काम कर रही है। आप देखेंगे कि आज वाली घटना को भी हम छोड़ दें, उसके पहले हम देखें कि कहाँ से ये भारतीय जनता आज की पार्टी बात हमारी करिए पौरुष जी, पौरुष जी, मैंने शुरुआत में कहा, आज की बात करिए। देखिए मीना जी, निश्चित तौर पे आज वाली जो घटना है तो मैं मुझे उचित लगता है कि मैं कैमरे पे बात कहूँ या नहीं कहूँ, परंतु कई भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से बातचीत होती है, वो इस बात को कहते हैं कि इस सरकार के अंदर जो स्थिति ये हो गई कि बोले आपकी कांग्रेस की सरकार में जनप्रतिनिधियों की पूरी चलती थी और हमारे जो सरकार के लोग हैं बोले वही अपेक्षा पाल के बैठते हैं कि भाई उनकी भी कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की तरह सरकारें पूरी चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की चलना जो है वो अच्छी बात है। परंतु देखिए इस सरकार को जो है वो अफसरशाही चला रही है। चाहे जब जो भी लिस्ट निकाल देते हैं लोग, या फिर उसके बाद में जब जनप्रतिनिधियों के निजी राजनीतिक हित या फिर जनता से जुड़े हुए हित जब प्रभावित होते हैं और जब तो नेताओं को लगता है कि भाई हमारे ऊपर ये जो है हमारे चुनावी क्षेत्र में या हमारे जिले में हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आगे हमें बहुत बड़े एक विरोध का सामना करना पड़ सकता है, तो उस स्थिति में जाकर के वो सरकार को अपना विरोध दर्ज करवाते हैं और उसके बाद में जो है स्थिति जो होती है वो आपके सामने। मैं आपका ध्यान आज के एक घटनाक्रम पे और दिलाना चाहूंगा कि अभी 2 या 3 दिन पहले नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक प्लेटफॉर्म पे बहुत तगड़ा असंतोष है। मेरी जानकारी में आया कि कई विधायक जिन अधिकारियों को चाहते थे वो उनको नहीं लगाया गया और उसका परिणाम स्वरूप आज देखिए आज सरकार ने जो है राजस्थान के दोनों हाईकोर्टों में, जोधपुर वाले हाईकोर्ट में
जयपुर वाली हाई कोर्ट में और जो इनके जो ट्रिब्यूनल होते हैं वहां पे सरकार ने केवेट लगाई एडवांस में कि भाई कोई इस पे स्टे नहीं ले ले, कोई किसी प्रकार की वो नहीं हो जाए। तो मैं इस बात को निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि देखिए सरकार की एक अपनी गरिमा होती है। मोदी जी को हर राज्य में एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, करने चाहिए राजनीति में, परंतु देखिए उससे सरकार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचे, इस तरह का भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। आज वाले निर्णय से और जी आज जैसे कई निर्णय जो सबसे पहले हो चुके हैं, निश्चित तौर पर सरकार की गरिमा को ठेस पहुंचती है। आपको बहुत जी सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं कि भाई जो वाकई में गलत होते हैं, तो उनका सरकार आकलन करती है, उसका सरकार गुण दोष का उस पे जो है उसको तोलती है, सतोलती है उन चीजों को, और उसमें फिर टाइम 2-3 दिन का टाइम भी लगता है उसमें। तो ऐसी बात नहीं है कि, पर इस सरकार का तो मजाक बन गया, ये तो आज क्या लिस्ट निकालते हैं, कल दूसरी लिस्ट निकाल देते हैं। आपने देखा पार्षदों के मामले में इन्होंने लिस्ट निकाली, दूसरे दिन पार्षदों की लिस्ट कैंसिल कर दी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जो पार्षद बनने की खुशी में जिन्होंने मिठाइयां बांट दी, फेसबुक पे पोस्टें डाल दी, जिन्होंने लड्डू बांट दिए, जिनको मालाएं पहनाने के लोग घर आ गए, दूसरे दिन सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ देती है। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार को इस बात को समझनी चाहिए। अब के बाद जो भी आदेश निकाले उसका पहले सरकार को मंथन करना चाहिए, चारों तरफ से उसका जनता के एंगल से भी मंथन करना चाहिए, अपने खुद के जनप्रतिनिधियों के एंगल से भी उस एंगल से भी उनको मंथन करना चाहिए। विपक्ष जो है इस निर्णय पे संभावित तौर पे क्या बोलने वाला है, क्या बोलेगा, विपक्ष क्या आलोचना करेगा, वो भी सरकार को एक पक्ष जो है, एक पहलू जो है वो अपने निर्णयों में इस बात को भी ध्यान जी रखना चाहिए। तमाम जी तरह के जी पहलू को ध्यान में रख करके वे ये सरकार तो को। पौरुष जी, ये तो विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि सरकार इसको एक पक्ष समझे या सबसे अहम पक्ष समझे, या इसको लेकर सरकार इतनी सजग और सतर्क हो कि ऐसी गलतियां ही नहीं करे। तो ये तो विपक्ष की सक्रियता पर निर्भर करता है कि विपक्ष सरकार को कितना घेर सकता है। बहरहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, इस पूरे मामले में किरकिरी किसकी, सरकार की किरकिरी होती है, मुख्यमंत्री की किरकिरी होती है, या शिक्षा विभाग की किरकिरी, या फिर मंत्री मदन दिलावर की, या सचिव की? अब मीना जी, ये तो राजनीति का खेल है। जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, अगर उसका बड़ा भाई उस पर आपत्ति करे तो ये सब कुछ खेल हो रहा है। एक्चुअल में जिनके तबादले किए गए हैं 3rd ग्रेड के, वो 8 तो उसी जाति के हैं जिस जाति से करोड़ीलाल आते हैं। उन्होंने आपत्ति में बाकायदा पत्र लिखा है कि अगर तबादले कैंसिल नहीं किए गए तो फिर वो तो आंदोलन करे हुए हैं ही। इसका मतलब संभावित है कि उनके भाई को चुनाव यहाँ लड़ाया जाना है, और उनके अनुरूप निर्णय नहीं होंगे तो चुनाव में विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तबादले बहुत ज्यादा किए भी नहीं थे, पर्टिकुलर दौसा के तबादले हुए थे। और देखिएगा 39 तबादले ट्रांसफर तो टोटली आपके दौसा के ही थे, जिसमें प्रिंसिपल भी हैं और लेक्चरर भी हैं। तो सब देखिएगा, मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता हो कि करोड़ीलाल मीणा के अनुरूप तबादले नहीं हुए, और तबादले नहीं हुए तो फिर किसके अनुरूप, किसके कहने से तबादले हो गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पार्टी के संगठन और सत्ता के ऊपर सामने नहीं, आता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है श्याम सुंदर शर्मा जी कि 40 की लिस्ट में 39 दौसा जिले के, इसका मतलब सोच समझ के किया गया है। अगर सोच समझ के किया गया, इसका मतलब मदन दिलावर ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को चुनौती देते हुए, चैलेंज देते हुए ये फैसला लिया, और ये किरोड़ीलाल मीणा की ताकत है कि उन्होंने फैसला बदलवा दिया। देखिए, अब देखिएगा, मदन दिलावर ने तबादले किए या मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादले हुए, क्योंकि देखिएगा जब 3rd ग्रेड के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है तो ये तबादले तो, क्योंकि देखिए जीएडी परमिशन लेता है मुख्यमंत्री विभाग से, मुख्यमंत्री के यहाँ से विशेष परमिशन मिली होगी। और क्योंकि देखिए आज आचार संहिता लग रही है, अभी 6 बजे, क्योंकि देखिए अभी आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नवीन महाजन जयपुर के सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके बाद ये सब चीजें मुद्दा निश्चित रूप से वहां चला जाएगा। और ये बात सही भी कि जिस प्रकार से देखिए जो तबादले में जल्दबाजी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, अभी तो देखिए विस्फोट खुला ही नहीं है ना। विस्फोट कब खुलेगा, जब देखिएगा कि अभी तबादले कैंसिल नहीं होता तो करोड़ीलाल मीणा विस्फोट करके दिखाई देते। उन्होंने पत्र तो आपके सामने, मेरे पास भी आ गया पत्र, आपके पास भी पत्र आया होगा, कि उन्होंने आपत्ति जताई बाकायदा कि ये तबादले कैंसिल नहीं किए तो फिर क्या होगा। तो इसका मतलब है कि क्या उनके भाई को टिकट देने में भी कोई आनाकानी है क्या। अब देखिए आज तो देखिए चुनाव की घोषणा भी हो गई है। अब आप देखिएगा अभी तो अक्टूबर से नामांकन होंगे, अभी तो टाइम है अपने पास। तो ऐसी स्थिति में उनके भाई की स्थिति को क्लियर किया जाने नहीं जाने के कारण भी दौसा में एक अलग तरह की स्थितियां बन गई है कि आखिर वहां से चुनाव जनरल कैटेगरी का चुनाव लड़ेगा, क्योंकि जनरल सीट है दोनों ही,
देखिए उनियारा भी जनरल सीट है तो आपकी दौसा भी, और दौसा में जिस प्रकार से जिनके तबादले किए गए वो अधिकांश उन्हीं की जाति के, स्वयं जाति के। अब स्वयं जाति का अगर करोड़ीलाल मीणा की सहमति से तबादले नहीं हो रहे और फिर तबादले हो रहे हैं तो फिर आने वाले चुनाव में उनको एक बड़ी चुनौती मिल सकती थी। तो उन्होंने अभी से ये राग आलापना शुरू कर दिया कि मेरा ही अस्तित्व दौसा में चलेगा, और देख लो मैंने करके दिखा दिया कि जब तबादले हुए तो कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और बहुत कम समय में। लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपना जो है जिसको बोलते हैं कि अपनी ताकत दिखाने भर का मुद्दा नहीं है, ये उससे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि 40 की लिस्ट में अगर 39 नाम दौसा के हैं तो इसका मतलब जहां से ये लिस्ट बनी है, निकली है, वहां पर भी साजिश भयंकर हुई है, जबरदस्त हुई है। विनय जोशी जी, क्या चर्चाएं हैं इसको लेकर? जी विनय जी, दौसा में क्या चर्चाएं हैं? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा इसके बाद आपके पास। नमस्ते मीना जी। आज की जो ट्रांसफर की घटना घटी है, आप उसके पीछे जाओगे तो ऐसे लगेगा ये नूरा मस्ती है। किसी भी जिलाध्यक्ष की डिजायर नहीं है ट्रांसफर के लिए, कोई एमएलए की डिजायर नहीं है ट्रांसफर के लिए, और एकाएक ट्रांसफर की लिस्ट आती है मीनाओं की। इसमें 30 मीना प्रिंसिपल और लेक्चरर है, प्रधानाध्यापक है, और एक साथ सारे के सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं और किरोड़ीलाल जी मीणा के घर पहुंच भी जाते हैं। तो एक साथ इकट्ठा किसने किया? 2 घंटे के अंदर अलग अलग जगह से इतने लोगों ने एक साथ इकट्ठा होना, यह आश्चर्यचकित है। या तो इनको पता था कि आपका ट्रांसफर होना, फिर आपको आना है, फिर मैं आपका ट्रांसफर कैंसिल करूंगा। कोई इसमें ऐसा खेल खेला गया है जिसमें ये लोगों को ये लगे कि किरोड़ीलाल मीणा ने हमारी मदद की है इसलिए हमें अब बीजेपी के लिए वोट देना है। जो एमएलए की डिजायर नहीं है, 2 साल से एमएलए मुरारीलाल जी थे जो सांसद बन गए, पूर्व एमएलए थे शंकरलाल शर्मा का कहना यह है कि मैंने कोई डिजायर नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है डॉक्टर प्रभुदास शर्मा, उन्होंने किसी की ट्रांसफर की डिजायर नहीं दी। फिर ट्रांसफर हो कैसे गए? और ट्रांसफर भी मीनों के हो ज्यादातर। उसमें एक आश्चर्य की बात यह है, एक का जो ट्रांसफर हुआ महुआ से दौसा प्रिंसिपल का, उसको एपीओ कर दिया गया, वो ब्राह्मण था, और बाकी जो लिस्ट मीनाओं की थी इसको कैंसिल कर दिया गया। तो ये खेल किसका है आखिर में? ये सबको समझ में आ रहा है जब सबको ये पता पड़ेगा कि बिना डिजायर के ट्रांसफर है, एक ही समुदाय के ट्रांसफर किए गए, सारे प्रिंसिपल सारे प्रधानाध्यापक एक साथ इकट्ठे हो गए। अब ये समझ में आ सकती है क्या? 3 घंटे के अंदर पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो गए और जबरी में पहुंच गए 3 घंटे में, और 3 घंटे में कैंसिल भी कर दिया। ये तो चमत्कार है, ये तो कोई देव शक्ति काम की है। तो राजनीति का स्तर इतना गिर गया है, आदमी राजनीति के लिए कहीं पर भी जा सकता है। इसलिए अब पत्रकारों की जिम्मेदारी क्या बन गई? बिना मालूम किए हम किसी को ना तो माला पहनाए ना किसी की माला उतारे। बिल्कुल इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं विनय जोशी जी कि इतना बड़ा फैसला, इसमें किरकिरी सरकार की, क्योंकि अगर किसी को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए भी सरकार ऐसा काम करती है, सरकार का कोई अधिकारी करता है, कोई मंत्री करता है, मिली भगत से होता है, श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मुख्यमंत्री कार्यालय की अनुमति के बिना जब ट्रांसफर बैन है तब आदेश निकल नहीं सकते। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व था। जी आज चार आदेश हुए हैं। एक आदेश हुआ प्रिंसिपलों के ट्रांसफर का, एक आदेश हुआ थर्ड ग्रेड के टीचरों का, 8 टीचर थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर हुए, एक आदेश हुआ प्रिंसिपलों के आदेश को रोकने का, निरस्त करने का, और एक आदेश हुआ एक प्रधानाध्यापक को एपीओ करने का। 4 आदेश हुए हैं। जो 8 थर्ड ग्रेड के जो अध्यापकों का ट्रांसफर हुआ था, सारे के सारे मीना है, तो सबके सब दौसा है, और बिना गवर्नमेंट ऑर्डर के वो कोई भी ट्रांसफर करके नहीं आ सकते। तो हमको समझ में आ रहा है ना इस पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी इस उपचुनाव को लेकर है
कि दौसा के मीना मतदाता को प्रभावित करने के लिए ये नूरा मस्ती की गई है। वैसे इसमें आप सही कह रहे हैं कि सरकार की सबसे ज्यादा फजीयत है। हाँ, आप अगर अपनी लिस्ट को आप अगर इस स्तर में जाके राजनीति कर रहे हो, राजनीति का हाँ। स्तर इतना गिरा रहे हो, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए और लेकिन इस सरकार सवाल के लिए ये भी है चिंता का विषय है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि 7 सीट में से एक-एक सीट जो है वो नाक का सवाल बनी हुई है सरकार के लिए। तो सरकार की थोड़ी बहुत फजीयत हो भी जाए, लेकिन अगर सरकार को एक कम्युनिटी से और एक लीडर के जरिए थोड़ा फायदा मिल जाए, थोड़ा सीट में मुनाफा हो जाए, तो क्या फर्क पड़ता है? जी सवाल एक कम्युनिटी का नहीं है। सवाल ये है कि सरकार होती है, सरकार की इज्जत सर्वोपरि होती है। सरकार अगर इस तरह के फैसले लेगी तो जग हंसाई उसी की होगी, उल्टा उसका जो पब्लिक में इमेज है वो गिरती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि साख वो भी एक वैल्यू रखती है। अगर आपके पास साख नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अगर सरकार की साख गिरती है इस तरह तो ये अच्छी बात नहीं है। आज 11 महीने हो गए मीना जी, टीचर्स ट्रांसफर का इंतजार किए बैठे हैं। और मैं एक बात बता दूं मीना जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर बार जब सरकार चेंज होती है तो लोग उम्मीद करते हैं कि ट्रांसफर होंगे, ताकि वो लोग जो प्रताड़ित रहे हैं 5 साल तक उनको अपनी मन मुताबिक जगह मिले। और एक चीज बताऊं मीना जी, आज आप पत्रिका उठा के पढ़ना, उसमें एक खबर आई है, उसमें यह आया है कि अमेरिका के 3 जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला कि उन्होंने जो संस्थान में कर्मचारी काम करते हैं उनकी संतुष्टि पे वर्क किया। तो शिक्षा विभाग तो पूरे राज्य का नींव रखता है, अगर उसके कर्मचारी संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो जो शिक्षा दे रहे हैं उससे बच्चों को संतुष्ट होगा। जी, हमारे यहाँ तो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, शिक्षा विभाग इस सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों और सत्तारूढ़ सरकार के लिए जो है वो एक तरह से पावर गेम का सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है। और आज नहीं, सदियों मतलब दशकों से हम देख रहे हैं कि जब से सरकारें बदलती हैं, शिक्षा विभाग के जरिए किताबों के पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में और बहुत कुछ, जितनी कहानियां हमने पिछले दिनों में सुनी है, बार-बार सुनी है, अभी भी चलती है। लेकिन ऐसे में एक शिक्षा विभाग के इतने बड़े फैसले को निरस्त करने से, जो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा का कहना है, डॉक्टर साहब आपके ऑडियो में थोड़ा इश्यू आ रहा है, साख सरकार की गिरती है और जब सरकार की साख नहीं होती है तो उसका पब्लिक में कहीं न कहीं जो सरकार का एक होता है, सरकार होने का एहसास, जिसको यहाँ पर जो जिस तरह से सरकार को लेकर डॉक्टर मुनीश अरोड़ा आपका ऑडियो नहीं आ रहा? आ रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब है, बोलिए आप प्लीज। मीना जी मैं आपको कि जो शिक्षा विभाग है ये राजनीति का फुटबॉल चलता रहा है, तो नई बात नहीं है। शुरू से मैं तो बहुत किस्सा आपको बता सकता हूँ इस बारे में कि किस तरह से राजनीति ने शिक्षा विभाग का उपयोग। अगर मीना जी इस तरह का फैसला आज हुआ है, ये अचंभित करने वाला है। आज 11 महीने हो गए उसके बाद ट्रांसफर हुए और उसको इतनी जल्दी ये सरकार की साख को गिराने वाला चावर और किरोड़ी की लड़ाई। आपके ऑडियो में काफी डिस्टर्बेंस है, आपका ऑडियो बंद करें प्लीज। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आप पहले आप अपने आप को म्यूट करें, उसके बाद आप दोबारा कनेक्ट करें, आप म्यूट करें अपने आप को ताकि दूसरे लोगों को भी डिस्टर्बेंस नहीं हो। पौरुष भारद्वाज जी, सवाल सरकार की साख का है और साख अगर सरकार की कम होती है, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की साख पर भी उससे सीधा सरकार का मतलब मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के 2 कैबिनेट मंत्री नूरा कुश्ती कर रहे, जैसे विनय जोशी जी ने कहा, लेकिन क्या 2 कैबिनेट मंत्रियों की नूरा कुश्ती में
मुख्यमंत्री अपने आप को बचा सकते हैं परुष भारद्वाज? देखिए मीना जी, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे जोशी जी की बात का विश्लेषण का मैं भी समर्थन करूँगा और ये देखिए बहुत बेहद दुखद विषय है कि सरकार का इकबाल कहाँ तो बुलंद होने की जो है जनता अपेक्षा रखती है और यहाँ पे सरकार का जो इकबाल है वो अपनी सिर्फ एक राजनीतिक सीट बचाने के लिए, एक विधानसभा की सीट बचाने के लिए यदि उसको कमजोर किया जाता है तो निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की अपने संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था का भी पता पड़ता है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को उनकी नजर में क्या वैल्यू है। देखिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि गाँव में कहावत होती है कि भाई ऊपर राम भले रूस जाए लेकिन नीचे राज नहीं रूसना चाहिए। मतलब लोगों का इतना विश्वास होता है कि भाई अगर कभी भगवान ने कोई अकाल डाल दिया या कोई ऐसी विपदा डाल दी तो नीचे सरकार जो है वो हमारे सब चीजों को सही कर देगी। तो उस स्थिति में जब आप राम को और राज की लोग तुलना करते हैं, राम और राज को लगभग समकक्ष बैठाते हैं, उस स्थिति में यदि राज यदि कमजोर साबित होता है और वो खास करके खुद की पार्टी के नेताओं की वजह से और खुद की सरकार के अंग की वजह से होता है तो निश्चित तौर पर बहुत दुखदायी स्थिति है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए भी दुखदायी स्थिति है और ये राजनीतिक जगत के लिए भी दुखदायी स्थिति है। इस तरह की प्रैक्टिस पर निश्चित तौर पर रोक लगना चाहिए और मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को भी इस बात की जांच बैठानी चाहिए, भाजपा के आलाकमान को इस बात की जांच बैठानी चाहिए। एक सीट के हारने या जीतने से कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेहत में फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार तो अपने 5 साल पूरे खींचेगी, हालांकि चेहरे कहीं बदल जाए वो एक अलग बात है, परंतु देखिए इस तरह की जो कवायद है निश्चित तौर पर संस्थाओं का भी जो है मनोबल डाउन करती है और जो राजनीतिक संस्थाओं के अंदर आस्था रखने वाली जनता होती है, सरकार में आस्था रखने वाली जनता होती है, निश्चित तौर पर उनके मनोबल पर दुष्प्रभाव पड़ता है और जो एंटी सरकारी तत्व होते हैं, जो सरकार के विरोधी तत्व होते हैं या फिर जो समाज विरोधी तत्व होते हैं, निश्चित तौर पे उनके भी हौसले बढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि जब सरकार का उपयोग कुछ नेता अपने फायदे के लिए कर सकते हैं तो हम भी जो है कुछ ना कुछ ऐसा तालमेल बैठा करके, ऐसा मैनेजमेंट करके हम भी सरकार से कुछ दुरुपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो धारणाएं हैं वो जो है उनको जनता की नजर में सरकार के प्रति धारणाओं को कमजोर होने से रोका जाना चाहिए। मैं आपसे बात कहूंगा जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो बात है जिस थ्योरी की, और इसमें मुझे भी मतलब जब इसकी परतें खुलेंगी और अगर विपक्ष ताकतवर हो तो परतें खुले भी, और हमारा काम जो जानकारियां जुटाना है वहां पर भी समझ में आता है कि विनय जोशी जी जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश दिखाई जरूर देती है। लेकिन सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी की पूरी मशीनरी अगर इस तरह से राजनेताओं के मंसूबों का हथियार बनेगी तो वाकई में बहुत पैथेटिक, बहुत दुखद स्थिति है। देखिए राजनीति का खेल ही वो है कि उसको कितना फायदा कैसे हो। पौरस भारद्वाज जी जैसे अगर यहाँ आकर के सिद्धांतों की बात कर रहे तो मुझे बड़ा अचंभा होता है। ये गोविंद सिंह डोटासरा से पूछो कि उसने कैसे तबादले किए थे, किस प्रकार के तबादले हुए थे। तो आप तो मत करो ये शिक्षा देने वाली बात। निश्चित तौर पर देखिए थर्ड ग्रेड के तबादले तो 90,000 की एप्लीकेशन आई हुई पड़ी हुई है। अगर हम 8 करते हैं, देखिए मुख्यमंत्री को अधिकार है, मुख्यमंत्री को आप विशेष अनुमति देकर के परमिशन लेकर के कर सकते हैं तबादले, उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत तो तबादले में जब आ रही है कि जिसके क्षेत्र में जो क्षेत्र है ही नहीं करोड़ीलाल मीणा का, वो अपने भाई के लिए विधानसभा का क्षेत्र बनाना चाहते हैं, उसमें यदि उनके अनुसार तबादले नहीं होते हैं, उनकी आपत्ति तो ये हो रही है कि मेरे अनुरूप तबादले क्यों नहीं, मैंने सिफारिश क्यों नहीं की, क्योंकि मैं भी तो सिफारिश करता था तबादलों के लिए। तो मेरी सिफारिश के आधार पर अगर तबादले नहीं हुए तो फिर ये तबादले किसके कहने से हुए? इसका मतलब उसके भाई को टिकट देने पर कोई आपत्ति हो रही है क्या अंदर ही अंदर? क्या सामान्य वर्ग को सीट जाने वाली है क्या? ये बहुत बड़े चैलेंजिंग की बात है। ये कोई तबादला इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, उससे कोई बहुत बड़ा लेना देना नहीं होता है। क्योंकि देखिए कि करोड़ीलाल मीणा को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनके भाई की दावेदारी दौसा से है क्या? देवली उनियारा का मतलब दावेदारी उसके भाई नहीं कर रहे, दौसा से ही उसके भाई दावेदारी कर रहे हैं। और दौसा में अगर चुनाव जीतना है तो उनके अनुरूप अगर शासन नहीं चलेगा और उनके अनुरूप तबादले नहीं होंगे तो हाँ सही बात है, विनय जोशी जी कह रहे हैं कि वोट पड़ते हैं तो सारी चीजें इन सब पर निर्भर करती है कि किसके कहने से क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक फैसले किसके कहने से कब क्यों हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय ने क्यों अनुमति दी और क्यों डायरेक्टेड से तबादले हुए, ना कि देखिए डीओ ने तो तबादले किए नहीं है और ये कहा गया कि करें और फिर उसके बाद रोक लगा दी। ये भी बात सही है कि कोर्ट केसेस पहले से भी विचाराधीन है कि पहले भी तबादले हुए थे। इन मामले में कोर्ट के अंदर कोर्ट के अनुरूप आदेश की पालना की बात कही जा रही है कि कोर्ट के तो पहले भी केसेस लगे हुए हैं। ये बात भी सही है कि नगर पालिका अगर विभिन्न विभागों के जो तबादले हुए थे उसको लेकर के हाई कोर्ट जोधपुर और जयपुर में केविट लगाई भी है कि सरकार उसको पहले सुना जाए फिर करा जाए। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि
अभी कुछ दिन पहले सवर्ण वाले पार्षदों की घोषणा हुई थी, वो भी वापस ले लिए गए। राजनीतिक फैसले जो होते हैं वो परिपक्व आधार पर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए, बार बार प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा होता है? प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा होता है कि आपकी संगठन और सत्ता में समन्वय नहीं है और तबादले जी हो गए। जी इसका मतलब है कि देखिए, आने वाले समय में इस चीज को रोकने के लिए संगठन के प्रभारी को एक्टिव होना पड़ेगा। कुछ दिन पहले तो जी। प्रभारी 2 साल के थे और देखिएगा कि वहाँ के, मेरे को लगता है प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम ही वहाँ के चुनाव के वो प्रभारी हैं। और तो ऐसी जी स्थिति में देखिए, बहुत सारी चीजें अभी बहुत सारी चीजें छन करके आना बाकी है कि आखिर हाँ। करोड़ीलाल मीणा को पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी इन तबादलों को लेकर। बिल्कुल जाति बिल्कुल। लोगों को भी चुनौती करनी पड़ी है और इसका हाँ। मतलब ये बहुत सारा अभी विवाद आपने शुरू किया है तो आगे तक चिंगारी जाएगी, किसको कितना आंच दे पाएगी, किसको कितना सफलता मिलेगी, पड़ोसी की पार्टी को कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। करोड़ देखिए, मुरारी लाल मीणा के लोग भी तो नहीं है कि तबादले में कुछ शामिल। तो देखिए, बहुत सारे राजनीतिक फैसले अलग नहीं, अलग तरह लेकिन से। एक बात श्याम जी, एक बात विनय जोशी जी ने बहुत दिलचस्प कही कि जितने सारे टीचर्स थे वो किरोड़ीलाल मीणा के घर पहुंच गए। सब कैसे पहुंच गए? अलग अलग इलाकों के लोग हैं, अलग अलग स्कूल के विद्यालयों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंच गए और वो कितनी देर में पहुंच गए। तो विनय जी, क्या है इसको लेकर? आपकी और भी लोगों से, कुछ प्रिंसिपल से भी बात हुई होगी कि बाकायदा सब कुछ स्क्रिप्टेड है। देखो मीरा जी, मैं आपको 5 साल पहले लेके चलता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार आई तो दौसा के विधायक मुरारी लाल मीणा ने चुन चुनकर जनरल कास्ट के प्रिंसिपल को प्रधानाध्यापक को हटाया। एक भी स्कूल ऐसी नहीं छोड़ी जहां जनरल कास्ट का प्रिंसिपल रहा हो या प्रधानाध्यापक रहा हो। अब मुरारी लाल मीणा इस समय अपनी पत्नी को कांग्रेस से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उपचुनाव में कुछ सांसद बन गए, अपनी पत्नी को टिकट देना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि उनको डिफेम करने का तरीका ये अपनाया है कि आप कांग्रेस के मीणा को ट्रांसफर करो, मैं उसको कैंसिल करा दूंगा ताकि मेरी सहानुभूति बने। दूसरा, श्याम जी भाई साहब जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। आप 2 दिन पहले राजस्थान के प्रभारी राजा मोहन अग्रवाल जी से किरोड़ीलाल मीणा दिल्ली जाके इनके आवास में मिलते हैं। उसी दिन राजेश सिंह राठौड़ मिलते हैं और उसके एक दिन बाद में आप सरकार के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। तो इसका सीधा सा संदेश ये है, आपको टिकट नहीं मिल रहा। अगर आपको टिकट मिलता तो जो काम आप फोन से करते हो, बैठ के कर सकते हो। यहाँ तक कि जो फोटो मदन दिलावर जी की बात में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गए हैं, उस फोटो को भी सोशल मीडिया पर डाली गई है, कुछ लेटर को भी सोशल मीडिया पर डाला गया है। तो सीधी सी बात यह है कि या तो मेरी मानो वरना मेरी इच्छा जो करूंगा। तो राजनीतिक अर्थ है ना, वो तो बार्गेनिंग का होता है। आज की जो राजनीति है वो बार्गेनिंग की होगी। आपको बार्गेनिंग कितना करना आता है, कितनी ताकत दिखानी आती है और कितनी नस दबाना आती है। अगर आपको ये चीज करना आता है तो राजनीति में आप सबल हो, नहीं तो फिर आप कमजोर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये तय कर लिया है कि या तो उनको जो चाहिए वो दीजिए, नहीं तो फिर वो जाके जहाँ चाहिए। आवाज आ रही है? आवाज दिक्कत हो रही है। आप प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लीजिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। काफी परेशानी आ रही है। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको पहले ही इश्यूज को रिजॉल्व करें। आप प्लीज अपना ऑडियो बंद करिए डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो कुछ हुआ है शिक्षा विभाग के 40 प्रिंसिपल्स के तबादलों का ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि सरकार कोई फैसला लेती है और 3 घंटे बाद उस फैसले को निरस्त करती है। यानी सरकार की साख पर सवाल खड़ा होता है, सरकार का इकबाल नजर नहीं आता है।
और अगर ये किसी के इशारे पे, किसी के कहने से, किसी राजनीतिक मंशा से किया जा रहा है, तो भी इसे किसी भी सूरत में सरकार के लिए हितकारी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं राजस्थान की सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को समझेंगे कि ऐसे फैसलों से उनकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ता है, और अगर आने वाले समय में ऐसे फैसलों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये पहला फैसला नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हुआ है। आने वाले समय में अगर ऐसे कुछ और फैसले कुछ और लोग करने में कामयाब होते हैं, जो कि सरकार पर, जिनकी इमेज पर असर पड़ता है, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।